मुझे ये बताइए, ये जो इस वक्त सऊदी अरेबिया ने बड़ा कंडेम किया कि जनाब अटैक किया ईरान ने जॉर्डन पे, कुवैत पे, बहरीन पे, कतर पे, यूएई पे, सो इसको सऊदी अरेबिया ने बड़ा सीरियसली इसको लिया है और इसको जनाब कंडेम भी किया है, एंड सो मच सो कि उन्होंने रियाद पे भी जो स्ट्राइक हुई ईरान की तरफ से उसको भी कंडेम किया हुआ है। तो ये डोंट यू थिंक ईरान इज लूजिंग इट्स फुटेज, अपनी जो फुटेज है उसकी, उसको लूज कर रहा है ईरान। और मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जनाब जहाँ पे इसराइल बैठा हो, जहाँ पे जनाब अमेरिका बैठा हो और वो स्ट्राइक्स करे और वहाँ पे ये कहा जाए कि कोई डिफरेंस मेक करेगा ईरान या वहाँ पे सस्टेन कर सकेगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है। सो वो आप अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या देखती हैं? ठीक है, अब तो आयतुल्ला अली खमेनाई की भी डेथ हो गई, कुछ आर्मी की हाई कमांड टीयर 1 के लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई, सब लोग स्टेप बाय स्टेप जनाब वहाँ पे जा रहे हैं। सो अभी ईरान कितना अरसा ज़्यादा सस्टेन कर सकेगा? क्या वहाँ पे रिजीम चेंज फौरी तौर पे हो जाएगी या अभी भी इट विल टेक सम टाइम? जी डॉक्टर साहब। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ईरान अपनी कमजोर तरीन पोजीशन पर है। हम्म। और ईरान की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए अमेरिका और इसराइल ने 7 अक्टूबर के मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए ये अटैक किया है। हम्म। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और ज़मीनी हकाइक भी हैं। अगर मैं आपका सवाल वहां से शुरू करूं कि सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के बारे में मिडल ईस्ट में भी ये डिबेट है कि ये कोई पता नहीं कि सऊदी अरेबिया इस वक्त अमेरिका के साथ था या नहीं था इस अटैक के हवाले से। हम्म। दूसरी बात ये कि अगर आप कंपेयर करें गल्फ स्टेट्स के और जो रियाद पे हमला हुआ है, उसमें अगर आप तवाजुन करें या कंपेयर करें, तो जो जिस तरह वो दुबई को हिट कर रहे हैं, जिस तरह वो तल अवीव को हिट कर रहे हैं, जिस तरह वो दोहा को हिट कर रहे हैं इरानियंस, वो उस तरह सऊदी अरब को हिट नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब ने बहरहाल अपना वेट इस वक्त ईरान के बरखिलाफ सो टू से डाला है। और ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं या अमेरिकन बेसिस हैं, अब वो हमारे लिए जस्टिफाइड टारगेट्स हैं। तो हम्म। ये एक इस वक्त समझिए डेवलपिंग स्टोरी है और आगे जाके देखना है कि किस तौर बनती है। इराक इज एंग्री। इराक में इस वक्त प्रोटेस्ट है अमेरिकन एक्शन के हवाले से। और उससे भी ज्यादा जो अहम बात है वो ये कि अगर रिजीम चेंज सोटू से नहीं होती, जो हम्म। मुझे होती भी नजर नहीं आ रही, अच्छा। तो फिर अमेरिका के लिए बिलखुसूस और इसराइल के लिए भी इस अटैक को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने भी कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उससे बाहर आके ये अटैक किया है। जिस तरह के लोग, जिस तरह का क्राउड बगैर किसी मोबिलाइजेशन के खमेनाई के उसके लिए निकला है मॉर्निंग के लिए, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर वहां पे कोई एंटाई रेवोल्यूशन या एंटाई एग्जिस्टिंग रिजीम सेंटिमेंट है भी, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त ओवरशैडो हो जाएगा। अच्छा। और इस वक्त एक और अहम डेवलपमेंट है या बात है, क्योंकि हम तो सब वेस्टर्न मीडिया सुनते हैं ना, बहुत कम हमें दूसरी आवाज सुनने को मिलती है। मेरा ख्याल है अल जजीरा इज द ओनली वन जो शायद कुछ ऑब्जेक्टिव कवरेज कर रहा है। तो आप ये भी तो देखें ना कि लोगों के सामने लिबिया का हाल है। हम्म। सद्दाम हुसैन के बेटों को मारा, कजाफी की बेटी को मारा, अब इसकी बेटी को मारा। अमेरिका को इसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। मैं नहीं समझती कि ईरान भी इसको बहुत अरसे सस्टेन कर सकता है। लेकिन ईरान ने ये जरूर किया है कि ईरान ने गल्फ स्टेट्स में जबरदस्त डिसरप्शन की है इस वक्त। सारे एयरपोर्ट्स चोक हैं, लोग परेशान हैं। और वो जो एक न्यूट्रल सेफ हेवन का ऑप्टिक था, वो इस वक्त उस पर सवालिया निशान है। तो लोग कह रहे हैं कि फ्रॉम टैक्स हेवन्स या फ्रॉम टैक्स रिलीफ टू बंकर्स, ये हो गया है दुबई की नई रियलिटी। हम्म। तल अवीव में भी आप मुस्तकिल सिरीन्स बज रहे हैं। तो अभी तक तो ईरान फाइट बैक कर रही है और रशिया और चाइना हमें सामने नजर नहीं आ रहे। लेकिन पता नहीं किस तरह की सपोर्ट है पीछे। क्योंकि ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया, जाहिर है ये कहा हम सख्त जवाब देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमने अपना पूरा जोर अभी इस्तेमाल नहीं किया है। और तीसरा उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जिसको ये सब लोग नाइटमेयर कहते थे, वो बंद कर दिया। मुझे जरा ये बताइए डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान पे उसका क्या असर पड़ सकता है अगर रिजीम चेंज नहीं भी होती, और अगर हो भी जाती है तो उसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, अव्वल तो मैं अभी तक बिल्कुल वसूख से ये बात कह सकती हूँ कि हुकूमत नहीं गिरेगी। अच्छा, ओके। क्योंकि अभी भी आप देखिए, अमेरिका और इसराइल में उन्होंने फारसी में अपनी हिब्रू की जो तकरीर है उसको डब करा के यही कहा है कि ईरानी लोग निकल आए और इस हुकूमत को गिरा दें। हम्म। और फिर मेरा ख्याल है कि अगर ये डेज भी एक्सटेंड हुआ ना, ये जो कुछ इस वक्त एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है, अगर ये दिनों में भी चला, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रही, ईरानियंस कह रहे हैं ये हफ्तों चलेगा।
तो फिर बहुत सीरियस सवाल उठने शुरू होंगे तल अवीव में भी, और वॉशिंगटन में तो ऑलरेडी शुरू हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का, वॉशिंगटन पोस्ट के जो एडिटोरियल बोर्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि ये किसकी जंग है, एंड मिस्टर प्रेसिडेंट व्हाई दिस वॉर। डॉक्टर साहब, आप वेरी क्विकली एक चीज़ बताइएगा, 80% तेल जो है चाइना ईरान से लेता है। वेनेजुएला वाली कहानी तो ख़त्म होगी, वहाँ से तेल तो आना जाना बंद हो गया चाइना के लिए। अब ये एक मसला बनता जा रहा है चाइना के लिए, या चाइना कोई दूसरे एवेन्यूज़ तलाश करेगा? क्योंकि ओवरटली तो चले ठीक है, चाइना सपोर्ट कर रहा होगा ईरान को, लेकिन रशिया भी क्या सपोर्ट करेगा ओवरटली या कोवरटली? क्योंकि वो इंगेज है एक जगह पे यूक्रेन में। सो क्या दूसरा यहाँ पे महाज खोलना चाहेगा रशिया भी ओपनली आके? मेरे ख्याल है कि कुवैत सपोर्ट तो है जी। और ये जो पूरा सुपर सोनिक मिसाइल्स का शोर मचा है, जिसमें उन्होंने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में ये कहा था कि जी ईरान अमेरिका को भी हदफ बना सकता है, और उसके बाद जो टॉक्स सबोटाज की हैं इस अटैक ने, उस टॉक्स में ईरान ने उनकी इस एंजाइटी को भी एड्रेस किया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम रेंज को 200 कर देंगे, 290 से। जी। तो ईरान तो हर तौर कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, हर तौर फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन ले लिया गया था। और ये जो सो कॉल्ड टॉक्स आप इस वक्त देख रहे थे जिनीवा में, दीज टॉक्स वर जस्ट टू टिक अ बॉक्स। मतलब ये दे वर बाइंग ये टाइम। देखो बाइंग टाइम एक हफ्ते पहले से डिसाइड हुआ था, कोलैबोरेशन हुई हुई थी कि ये अटैक होगा। दूसरा, मैं एक बात जो रसूल बख्श रईस साहब की बात से मुझे मेरे जहन में आती है, अभी जो मोदी साहब की मुलाकात हुई थी तल अवीव में, इसराइल में, प्रेसिडेंट नेतन्याहू से, उन्होंने बहुत वाज़ेह बात कही थी। उन्होंने कहा कि जी एक हमारा शियाइट एक्सेस था, रेजिस्टेंस, वो हमने तबाह कर दिया है, और उसका मदरशिप तो उसको ट्रंप ने भी कई दफा कहा है कि उसका ओरिजिन ईरान था, तो अब ईरान टारगेटेड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सुन्नी एक्सेस डेवलप हो रहा है, और उन्होंने 3 मुल्कों के नाम लिए। ये समझ रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू एंड एट ईरान। ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा। हमें एक चलो। जजमेंट कॉल लेनी है कि क्या इस एट्रोसिटी को हमें कंटिन्यू होने देना है क्योंकि ये किसी और के साथ हो रही है, और डू वी कम बैक टू काउंटर इट इन सम वेज। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बेमानी है इस वक्त। वो कह चुके हैं कि जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगा, और उनके सामने खड़े हैं मिड टर्म इलेक्शंस। अब देखना ये है कि ये जो इस जंग में ये दाखिल हुए हैं, उनको मिड टर्म इलेक्शंस की जीत देते हैं। अगर जीत दे देते हैं तो हालात और खराब होंगे दुनिया के, और अगर वो हार जाते हैं और लेम डक प्रेसिडेंट हो जाते हैं तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। बट वी हैव 2 प्रेसिडेंट्स इन वेरी पावरफुल पोजिशंस, एक अमेरिका के और एक इसराइल के, जो इंटरनली इतनी मुश्किल में है कि एक जंग के बाद दूसरी जंग में कूदना उनके लिए सर्वाइवल है। ठीक। ये अपनी डोमेस्टिक सर्वाइवल के लिए भी ये कर रहे हैं, और उसके जो नताइज निकल रहे हैं वो मेरे और आपके सामने। पाकिस्तान में रसूल बख्श रईस साहब से 100% अग्री करती हूँ, बहुत मुश्किल में आएगा अगर ईरान में एनार्की हुई तो।